Okay, student, today we will read chapter 4th. Chapter's name Nature of Indian Federalism. In this video, we will complete 5 questions. What was the need of federalism in India? What are the federal features of Indian Constitution? How the division of subject between center and state in the mate of India in India. Name any 6 of subject include in the union list. Name any 6 subject include in the state list. Now start first question. First question is, what was the need of federalism in India? इंडिया को फेडरलिज्म सिस्टम क्यों ज़रूरत पड़ी इसे अपनाने की? पहले तो आप इस चीज़ को समझो कि फेडरलिज्म होता क्या है। फेडरलिज्म होता है जब सेंटर एंड जो स्टेट होती है, सेंटर मान लो जैसे दिल्ली है, ठीक है, और ये हमारी 20 स्टेट्स है जो भी इंडिया के बीच में है। इन दोनों में जो है पावर्स डिवाइड हुई होती है, यानी कि जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, जहाँ स्टेट में सीएम आ रहा है, और पावर को सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया होता है और सारे वे ये अपने अपने प्रांत में रहकर अपने अपने जो काम चलाते हैं। तो इस चीज़ की ज़रूरत ही क्यों पड़ी हमारे देश को? ठीक है, तो इस आंसर में हम अटैम्प्ट करेंगे। कहता है आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉर द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अ प्रिंसली स्टेट टू मेंटेन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ए नेशन टू सेटिस्फाई द रीजनल एस्पायरेशन ऑफ द पीपल and to fulfill the separate regional needs of the people, the federal form of the government was considered more suitable for India. काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। पहली बात तो ये कि अभी कुछ प्रांतों में राजों का राज था, जैसे कुछ राजपूत राजे थे, जैसे जम्मू कश्मीर में राजा था, पटियाले में राजा था, नाभिक का था, जींद का था। ऐसे कई स्टेटों में भी जैसे राजों का किंग का राज था, ठीक है। वो अभी पूरी तरह जैसे नियर अबाउट 267 तक 267 तक जो ऐसे प्रिंसली स्टेट थे, वो अभी पूरी तरह अपनी स्टेट छोड़ना नहीं चाहते थे और इंडिया में पूरी तरह अपनी जो पावर को छोड़कर इंडिया की गवर्नमेंट के नीचे अपना काम नहीं करना चाहते थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सेकंड, यूनिटी क्रिएट करने के लिए कि हम इंडिया एक है इंडिपेंडेंस के बाद, इंटेग्रिटी क्रिएट करने के लिए क्योंकि हमारा जो देश था कास्ट, क्रिएट, रिलीजन से अलग अलग टाइप का था, ठीक है। तो उनके बीच में एक एकता पैदा करना कि हम चाहे क्षेत्र में रीजनल के रूप से अलग अलग हैं, चाहे धर्म से अलग है, जात से अलग है, हमारी लैंग्वेज चाहे अलग है, फिर भी हम अपने आप को एक इंडियन कहलाते हैं, हम इंडिया है। उनमें एक इंटेग्रिटी ऑफ नेशंस क्रिएट करनी थी जो बहुत ज़रूरी थी। और ये भी था कि जो रीजनल एस्पायरेशन अलग अलग थी सभी की, पंजाब की अलग थी, बिहार की अलग थी, केरला की अलग थी, उनको भी उसकी नीड्स को पूरा करना था। और रीजनल नीड्स जो थी वो सेपरेट होने के कारण एस्पायरेशन अलग थी, अलग बात होती है, नीड्स जो अलग थी। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यही चीज़ सोचा कि फेडरलिज्म सिस्टम को अपनाया जाए कि चलो जो नीचे इसके अंडर 28 प्रांत है वो अपने अपनी सरकारें चलाएंगे सीएम के अंडर वगैरह, लेकिन उसका कॉन्स्टिट्यूशन एक ही होगा, ठीक है, एक ही उसका फ्लैग होगा, एक ही उसका पीएम होगा, एक ही उसका जो प्राइम प्रेसिडेंट होगा। तो मेन कमांड जो सेंटर के अंडर रहेगी, ठीक है। तो ये पावर्स जरूर डिवाइड की गई होती थी, कुछ स्टेट को, कुछ सेंटर वगैरह को, तो लेकिन मेन पावर जो सेंटर को ही दी गई होती थी, जैसे आर्मी की होगी, रेल की होगी, दूसरे देशों से जो फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए चीज़ें वगैरह होगी, इस चीज़ को रखकर ही हम इंटेग्रिटी क्रिएट कर सकते थे। तो इन चीज़ों को सारी को फुलफिल करने के लिए, एक प्रिंसली स्टेट को मेंटेन करने के लिए, इंटेग्रिटी क्रिएट करने के लिए, रीजनल नीड्स को पूरा करने के लिए, रीजनल इंस्पायरेशन को सेटिस्फाइड करने के लिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उनका एक ही सलूशन था कि हम देश में अपने इंडिया में फेडरलिज्म सिस्टम को अपनाएं, जिसे हम संघातम प्रणाली भी कहते हैं, जहाँ सेंटर और स्टेट में पावर्स डिवाइड की होती है।
दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमने फेडरल सिस्टम अपनाया है तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया में क्या चीज़ें प्रोवाइड की गई है। पहली बात तो ये हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि फेडरल सिस्टम में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है। इसी से पता चलेगा कि सेंटर की कौन सी पावर है और स्टेट की पावर कौन सी है। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजल्ट होना चाहिए कि अगर आपने किसी प्रांत में कुछ चेंज करना है, उसका नाम चेंज करना है, उसका रीजन चेंज करना है, कुछ भी उसमें कुछ इंटरफेयर करना है, तो आपका 2/3 जो है मेजॉरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसमें? पार्लियामेंट में। ठीक है ना, क्योंकि पार्लियामेंट में सभी स्टेट के जो एमपी गए होते हैं तो वो सभी मेजॉरिटी देंगे, फिर कुछ चेंज होगी। फॉर दिस रीज़न रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है। और तीसरा था सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप ये नहीं कि कोई कांग्रेस की सरकार आ गई, कभी बीजेपी की आ गई, कभी कोई आ गई, वो अपना काम चलाएगी। आप जो भी काम करोगे, जो भी सेंटर में सरकार आती है, वो किसके अकॉर्डिंग काम करेगी? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेगी। क्योंकि जो देश में इतनी स्टेट्स वगैरह है, अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग डिमांड्स हैं, तो सारे जो सेंटर में आएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। अपनी अपनी बोली नहीं बोलेंगे कि नहीं नहीं मैंने अपनी स्टेट के लिए ये करना, दूसरा कहेगा मैं ये करना। जो भी कानून बनेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनेगा। फॉर दिस रीजन सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा। फिर सब्जेक्ट डिवीज़न होके कि कौन से सब्जेक्ट सेंटर को देने हैं, कौन से जो है अपने प्रांत को देने हैं, तो कौन से जो कंकरेंट लिस्ट में रखे जाएंगे। जैसे ये थे यूनियन लिस्ट के, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे। फिर इसके अलावा ड्यूल पॉलिटी होगी। ठीक है, कि एक सेंटर की सरकार होगी, एक प्रांतों की सरकार होगी, इसे बोलते हैं ड्यूल पॉलिटी। और जुडिशरी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी रहेगी, इसी तरह जुडिशरी की रहेगी कि अगर सरकार ने कोई कानून बना भी दिया है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है। किसी ने सुप्रीम कोर्ट में आकर उसे चैलेंज कर दिया कि ये एक गलत कानून बना है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको आघात पहुंची है, उसे चोट लगी है, जहाँ कुछ भी कह लो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम जुडिशरी में जा सकते हैं। जुडिशरी का जो फैसला है, डिसीजन है, वो फाइनल होगा। ठीक है, अगर लेंथी वीडियो चाहिए हो कि इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, वो मैं बाद में इससे रिलेटेड वीडियो भी अपलोड करूँगी। जो 20 नंबर के क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ द डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इज़ द मेड इन द इंडिया। हमने सब्जेक्ट की बात की थी ना कि सेंटर और स्टेट में जो इसके सब्जेक्ट डिवाइड किया गया है, तो कितने हैं और कौन कौन से होते हैं ये भी हम देखेंगे। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, 3 टाइप की लिस्ट होती हैं। जैसे यूनियन लिस्ट में 98 के हैं, जिस पर देश से रिलेटेड, जैसे रेल का हो गया, विदेश मंत्री का हो गया, ठीक है, जैसे ये चीज़ें जो देश को अफेक्ट करती है, आर्मी होगी, ये सारे मैक्सिमम विषय जो है सब्जेक्ट है 98 है, ये वो यूनियन लिस्ट में रखे जाते हैं। ये सेंटर ही कानून बनाएंगे इससे रिलेटेड। 62 जो है लोकल इम्पोर्टेंस वाले हैं, जैसे किसी का एग्रीकल्चर सिस्टम है, अपने स्टेट से रिलेटेड कोई बात करनी है, कोई कानून बनाना है, तो वो स्टेट करेगी। कंकरेंट लिस्ट वो होते हैं, इसमें 52 आते हैं। इसमें जो है सेंटर भी कानून बना सकती है, स्टेट भी बना सकती है। तो नेक्स्ट आ जाता है नेम एनी 6 सब्जेक्ट। अगर आप सब्जेक्ट की बात कर रहे हो तो यूनियन लिस्ट में आपने कहा था कि 98 होते हैं सब्जेक्ट, तो आप कुछ उस लिस्ट में बताओ कि कौन कौन से विषय होते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे फॉरेन अफेयर की बात हम कर रहे हैं, वार की, डिफेंस की, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की, सिटीजनशिप किसे देनी है कि इससे नहीं देनी है, रेलवे एट्सेट्रा, ये सारे इससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो सेंटर की ही जो सरकार है वही डिसीजन लेगी। स्टेट वाली लिस्ट जो है वो इससे रिलेटेड डिसीजन नहीं ले सकती। फिर नेम एनी 6 सब्जेक्ट इंक्लूड द स्टेट लिस्ट। जो स्टेट लिस्ट में आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लो कि आपकी स्टेट की पुलिस है, वो एग्रीकल्चर हो गया, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होगी, हाई कोर्ट्स होती है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जेल्स वगैरह होगी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट्स होगी, पब्लिक हेल्थ होगी, ये आपके स्टेट लिस्ट में आते हैं। आगे नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे जो इसके 6th 7th क्वेश्चन वगैरह है। थैंक्स बेटा।